हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है, जिससे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ, वहाँ आप इजी वे में इसे समझ पाइएगा। तो ऑप्शंस इसके हैं। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है कि कोई चित्र जो किसी एक शब्द को निरूपित करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे लोगोग्राम कहेंगे। कोई चित्र जो किसी एक शब्द को निरूपित करता है उसे क्या कहिएगा, लोगोग्राम कहिएगा। और कोई चित्र जो किसी एक विचार को निरूपित करता है उसे आइडियोग्राम कहेंगे। और चट्टानों पर आरेखित अथवा रंगाई की गई चित्रकारी को पेट्रोग्राम कहेंगे। और चट्टानों पर काटी गई अथवा उससे बनाई गई चित्रकारी को पेट्रोग्लिफ कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? पेट्रोग्लिफ कहेंगे। चट्टानों पर काटी गई अथवा उससे बनाई गई चित्रकारी पेट्रोग्लिफ कहलाएगी और चट्टानों पर आरेखित अथवा रंगाई की गई चित्रकारी को पेट्रोग्राम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन तकनीकें समान संभावना चयन प्रणाली प्रस्तावित करती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और डी होगा कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और अनुपातिक स्तरणीय प्रतिचयन जो है ये दोनों समान संभावना चयन प्रणाली प्रस्तावित करती है। कौन कौन से इसका राइट आंसर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए और डी होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है कि सरल यादृच्छिक और अनुपातिक स्तरणीय प्रतिचयन तकनीकें समान संभावना चयन प्रणाली प्रस्तावित करती है, जबकि कोटा प्रतिचयन की एक विधि जिसमें संपूर्ण समग्रकों किन्हीं परिवर्तियों के आधार पर विभाजित कर प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित मात्रा में इकाइयों का चयन किया जाता है, तो इसे यद्यांश प्रतिचयन कहते हैं। तथा साहित्यिक उद्देश्यात्मक प्रतिचयन ऐसा प्रतिचयन जिसमें उद्देश्य पहले से निर्धारित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है श्रेणी रैंक इनटू आवृत्ति इक्वल्स टू स्थिरांक सूत्र किसका वर्णन करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है वो जिफ के नियम को बताता है। किसके नियम को? जिफ का नियम बताता है। श्रेणी रैंक इंटू आवृत्ति इक्वल टू स्थिरांक जो है सूत्र जो है वो जिफ का नियम का वर्णन करता है। प्रघात कारक या जनरल इम्पैक्ट फैक्टर जैसे GIF यह एक साइंटोमेट्रिक इंडेक्स का एक शैक्षणिक पत्रिका है। साइंटोमेट्रिक सूचकांक वार्षिक औसत संख्या को दर्शाता है। फ्यूजी क्वेरी क्या है? तो यह एक खोज प्रक्रिया है जो वेब पेज लोकेट्स करता है। लोट का नियम क्या है? तो जिफ के कानून के कई विशेष अनुप्रयोगों में से एक है। यह किसी भी क्षेत्र में लेखकों द्वारा प्रकाशन की आवृत्ति का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वह सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है कि किसी विशेष परिघटना पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से उस विकल्प का वरीयता दी जानी चाहिए जो समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। उसे हम लोग मितव्ययिता का नियम कहेंगे, लॉ ऑफ पार्सिमोनी कहेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि मितव्ययिता का नियम कहलाता है जो प्रतिपादित करता है कि किसी विशेष परिघटना पर आधारित दो अथवा दो से अधिक संभावित विकल्पों में से उस विकल्प को वरीयता दी जानी चाहिए जो समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रसरण का नियम क्या है? तो वह क्रिया जिसके फलस्वरूप अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, प्रसरण क्रिया कहलाती है। निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है? तो न्याय का एक सिद्धांत है जिसमें निर्णय पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं बल्कि अनुचित कारणों से एक व्यक्ति को होने वाले लाभ के बजाय उद्देश्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। सम्मिति का नियम समान रूपता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वंशावली फाइल से जुड़े रिकॉर्ड्स उपयुक्त तरीके से निम्नलिखित में व्यवस्थित होते हैं। किस में व्यवस्थित होते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल में व्यवस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल्स में व्यवस्थित होते हैं। वंशावली फाइल से जुड़े रिकॉर्ड्स उपयुक्त तरीके से ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल्स में व्यवस्थित होते हैं। क्लस्टर्ड फाइल्स क्या है? एक स्कूल फाइल सिस्टम एक फाइल सिस्टम है जिसे एक साथ कई सर्वरों पर आरूढ़ करके साझा किया जाता है। इंडेक्स फाइल्स एक कंप्यूटर फाइल है। हैश फाइल्स क्या है? तो फाइल सत्यापन कंप्यूटर फाइल की अखंडता की पुष्टि के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह बिट दो फाइलों की तुलना करके किया जा सकता है, लेकिन एक
ही फाइल की 2 प्रतियों की आवश्यकता होती है और व्यवस्थित रूप से होने वाले भ्रष्टाचारों को याद कर सकते हैं जो दोनों फाइलों में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समीक्षा और अद्यतन रिपोर्ट से किस प्रकार की सूचना आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैचिंग अप आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। किस सूचना की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? तो कैचिंग अप सूचना की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है सूचना माध्यम एवं संवाद के सहक्रियात्मक संयोजन को परिलक्षित करती है। तो यह अभिकथन सही कह रहा है कि सूचना जो है माध्यम एवं संवाद के सहक्रियात्मक संयोजन को परिलक्षित करती है। वहीं तर्क क्या कह रहा है? तो कंडुत एवं विषय वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। तो यह गलत कह रहा है कि कंडुत एवं विषय वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है, इन दोनों के बीच अंतर है। इस हिसाब से आपका अभिकथन सही है और तर्क गलत है, जो किसमें दिया हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें लिखा हुआ है ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से अभिकथन और तर्क पूछ रहे हैं, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो इसको में देखते हैं हम लोग क्या है अभिकथन। पुस्तकालय उपयोक्ताओं के प्रिंट वातावरण के बजाय नेटवर्क वातावरण में सुगम एवं अधिक पहुंच हुई है। तो अभिकथन बिल्कुल पूरी तरह से सही कह रहा है कि पुस्तकालय उपयोक्ताओं की प्रिंट वातावरण के बजाय नेटवर्क वातावरण में सुगम एवं अधिक पहुंच हुई है। तर्क क्या कह रहा है? नेटवर्क वातावरण में संचार प्रक्रिया बाधाओं से विकृत नहीं होती है। यह कहना गलत है कि जो नेटवर्क वातावरण है उसमें संचार प्रक्रिया बाधाओं से विकृत होती है, लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं होती है, जो गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन को आप समझिए फिर बताइएगा इसमें कौन सा सही है। अभिकथन कह रहा है आपसे संस्थागत निक्षेप संग्रह समकालीन शोधकर्ताओं के लिए असुलभ स्रोत नहीं रह गए हैं, क्योंकि वे न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए अपनी विद्वतापूर्ण बहिर्वेश खोलते हैं अपितु उनकी दृश्यता और इन बहिर्वेशों के प्रभाव को अधिकतम भी करते हैं। अभिकथन यहाँ पूरी तरह से सही कह रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तर्क क्या कह रहा है? निक्षेप संग्रह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत तकनीकी मानकों के सेट का अनुपालन करते हैं, जिसके द्वारा वे वेब पर प्रत्येक मद और विषयों के मेटाडेटा को बैठाते हैं और इसलिए उनकी परस्पर क्रिया हो सकती है। तो तर्क भी यहाँ पे सही कह रहा है, इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको आंसर्स पे लेके चलता हूँ। वहाँ देखिए क्या है, कम्युलेटिव बुक्स इन प्रिंट, ये क्या है? तो यह एक प्रकार की व्यापार ग्रंथ सूची है। उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या है? तो यह सामयिकों की ग्रंथ सूची है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? तो यह एक प्रकार की डायरेक्टरी है। हु इज़ हु इन इंडिया, यह क्या है? तो जीवनी संबंधी स्रोत है। हु इज़ हु इन इंडिया, यह क्या है? तो जीवनी संबंधी स्रोत है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? डायरेक्टरी है। कम्युलेटिव बुक्स इन प्रिंट क्या है? व्यापार ग्रंथ सूची है। और उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या है? तो यह सामयिकों की ग्रंथ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। डायरेक्ट मैं ऑप्शन पे आता हूँ, वहाँ से आपको मैं बताता हूँ क्या है। फर्स्ट में आपका दिया हुआ है विल्सन मॉडल ऑफ आईएसबी, ये क्या बताता है? तो यह सूचना मार्ग संदर्भ प्रणाली और सूचना स्रोत संबंधी त्रिस्तरीय विचार को बतलाता है। डैरिन्स मॉडल ऑफ आईएसबी क्या बतलाता है? तो यह बोध आधारित विधि 3 प्रमुख तत्वों परिस्थिति, अंतराल और परिणाम पर आधारित है। कुल्थाउस मॉडल ऑफ आईएसबी क्या बतलाता है? तो यह अनुभूतियों, विचारों और क्रियाओं का संसर्ग किंतु ज्ञानात्मक नहीं हो उसके बारे में कुल्थाउस मॉडल ऑफ आईएसबी बतलाता है। मार्सियोनिनिस आईएसबी मॉडल क्या बतलाता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक परिवेश के लिए तैयार इस प्रक्रिया में 8 उप प्रक्रियाएं शामिल है। किसमें है? तो मार्सियोनिस आईएसबी मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए यहाँ क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होगा? तो सर्वेक्षण और तथ्य पता लगाने के लिए जांच करना वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। अनुप्रयोज अनुसंधान क्या है? तो तत्कालिक सामाजिक समस्या का समाधान निकालना अनुप्रयोज अनुसंधान है। अनुभाविक अनुसंधान क्या है? तो सिर्फ अनुभव या प्रेक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा? अनुभविक अनुसंधान। विश्लेषी अनुसंधान क्या है? तो उपलब्ध तथ्यों या सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना विश्लेषी अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निराकरणीय क्वेश्चन है आपसे। निराकरणीय प्राक कल्पना निम्न में से किन पूर्ण धारणाओं पर आधारित है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो ये जो ऑप्शन है ये कोड्स में आपके दिए हुए हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही। तो आपका ए और सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि निराकरणीय
कल्पना होगा, प्राक कल्पना निम्न में से किन पूर्ण धाराओं पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और सी किस पर आधारित है? तो कुल जनसंख्या में दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं हो, उस पर निराकरणीय आधारित है। और दूसरा जो है वो क्या है? तो दूसरा इसमें ऑप्शन नंबर सी है, सांख्यिकी रूप से अस्वीकार के बाद चर संबंधित होते हैं इसमें निराकरणीय प्राकल्पना में। इसके एक बार डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, यहाँ से इजी में समझिएगा। निराकरणीय प्राकल्पना कुल जनसंख्या में दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है और सांख्यिकी रूप से अस्वीकार किए जाने के बाद चर संबंधित होते हैं, इन पूर्ण धाराओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन नालंदा अधिगम केंद्र में पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित में से कौन से भवन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि रत्न सागर और रत्न रंजका भवन थे। कौन कौन से थे? रत्न सागर और रत्न रंजका भवन थे। रत्न सागर और रत्न रंजका ये प्राचीन नालंदा अधिगम केंद्र में पुस्तकालयों के लिए भवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता सोपान के सही क्रम की पहचान करें। इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा? तो डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ से समझिए। अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता मनोवैज्ञानिक में मोटिवेशनल सिद्धांत है। इनके सोपान के सही क्रम निम्न है कि सबसे पहले आएगा का इसमें क्या? फिजियोलॉजिकल आएगा, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर स्टीम आएगा और फिर लास्ट में आपका से एक्चुअलाइजेशन आएगा। क्या क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम और से एक्चुअलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन विपणन सम्मिश्र के तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी स्थान और उत्पाद। स्थान और उत्पाद जो है विपणन सम्मिश्र के तत्व हैं। विपणन सम्मिश्र के तत्व, विभिन्न तत्व निम्नलिखित हैं। पहला होता है मूल्य, फिर उत्पाद, फिर उन्नति वृद्धि और स्थान होता है। इन चार को आप याद रखिएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी के द्वारा उपलब्ध सेवा की पहचान कीजिए। इसमें उपलब्ध सेवा कौन सी होती है? तो FOAF जो है वेब 3.0 प्रौद्योगिकियों के द्वारा उपलब्ध सेवा है। वेब 3.0 प्रौद्योगिकियों के द्वारा उपलब्ध सेवा FOAF है। FOAF का फुल फॉर्म क्या है? एन एक्रोनिम ऑफ फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड को 2002 में लिबी मिलर और डैन ब्रिकले द्वारा शुरू किया गया था। फ्लिकर क्या है? तो एक छवि एवं वीडियो साझा करने वाला जल, स्थल और संजाल सेवा परिसर है। यह एक ऑनलाइन समुदाय मंच भी है जिसे वेब 2.0 विनियोग का प्रारंभिक उदाहरण भी माना जाता है। यह वेबसाइट सन 2004 में लूडिकॉर्प द्वारा बनाई गई थी, जिसे 2005 में याहू द्वारा खरीद लिया गया था। मैशअप क्या है? तो वेब विकास में एक मैशअप वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है जो एकल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नई सेवा उपयोग करता है। उदाहरण के लिए एक उपयोगकर्ता मानचित्र बनाने के लिए गूगल मानचित्र के साथ अपने पुस्तकालय शाखाओं के पते और तस्वीरों को जोड़ सकता है। मैसेज बॉन्ड क्या है? तो एक प्रकार की सूचना पटल होता है जो सभी संस्थाओं संगठनों में लगा होता है। इसमें नई सूचना को संस्था द्वारा लगाया जाता है जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फॉक्सोनोमी एक प्रणाली है। फॉक्सोनोमी कैसी प्रणाली आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि यह फॉक्सोनोमी जिसमें प्रयोक्ता ऑनलाइन मदों में पब्लिक टैग का उपयोग करते हैं। फॉक्सोनोमी एक प्रणाली है जिसमें प्रयोक्ता जो है ऑनलाइन मदों में पब्लिक टैग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गैर यादृच्छिक प्रतिचयन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनगणना। जनगणना जो है वो गैर यादृच्छिक प्रतिचयन नहीं है। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? तो असंभाव्य प्रतिचयन का ऐसा स्वरूप हिमगेंद प्रतिचयन के नाम से जाना जाता है जिसमें सूचना दाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कोटा सैंपलिंग क्या है? तो प्रतिचयन की एक विधि जिसमें संपूर्ण समग्र को किन्हीं परिवर्तनों के आधार पर विभाजित कर प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित मात्रा में इकाइयों का चयन किया जाता है। इसे यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। 100% प्रोबेबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे 100% संभावनाएं होने की कम संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क है। अभिकथन कह रहा है किसी शब्द के होने की सापेक्ष आवृत्ति और इसके रैंक का गुणनफल स्थिरांक के समान होता है। तो अभिकथन जो है पूरी तरह से सही बता रहा है, किसी शब्द के होने की सापेक्ष आवृत्ति और इसके रैंक का गुणनफल स्थिरांक के समान होता है। तर्क क्या कह रहा है, उपर्युक्त कथन बिखराव के ब्रैडफोर्ड सूत्र से जाना जाता है। तो यह गलत लिखा हुआ है। उपर्युक्त कथन जो है बिखराव के ब्रैडफोर्ड सूत्र से नहीं जाना जाता है।
आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें क्या होगा, ए सही होगा और आर गलत होगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क। पूरी दुनिया के अधिकांश संस्थान उत्पादकता मापने हेतु प्रभाव कारक का उपयोग करते हैं। तो हाँ, यह कथन पूरी तरह से सही है कि प्रभाव कारक का उपयोग किया जाता है उत्पादकता मापने हेतु। लेकिन तर्क क्या कह रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में प्रकाशित सभी लेख समान गुणवत्ता वाले हैं। तो यह कहना गलत है कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में प्रकाशित सभी लेख समान गुणवत्ता वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तर्क यहाँ पे क्या है, गलत है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको आंसर पे लेके चलता हूँ। क्या है कि अधो बिंदु से आरोही, यह क्या कहलाएगा, प्रायोगिक चरण कहलाएगा। अधो बिंदु से आरोही क्या कहलाएगा, प्रायोगिक चरण कहलाएगा। आरोही से शीर्ष बिंदु क्या कहलाएगा, यह कल्पनात्मक चरण कहलाएगा। शीर्ष बिंदु से अवरोही क्या कहलाएगा, यह निगमनात्मक चरण कहलाएगा। अवरोही से अधो बिंदु क्या कहलाएगा, यह सत्यापन चरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को फिर से सम्मिलित करना है। मैं इसे डायरेक्ट आपको ऑप्शंस पे लेके चलता हूँ कि लिकार्ट प्रकार क्या है, यह एक संकलन पैमाना है। और काई स्क्वायर क्या है, ये तो महत्ता की जाँच है। और एनोवा क्या है, तो चरों के मध्य अंतर की महत्ता की जाँच को बताता है एनोवा। वैधता की जाँच क्या बताएगा, तो ये मापन की जाँच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यह तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया अनुसंधान है। प्रायोगिक अनुसंधान क्या है, तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान एक पद्धति है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या समूह की विशिष्ट व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। अनुदैर्ध्य अनुसंधान क्या है कि एक अनुदैर्ध्य अध्ययन या अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण या पैनल अध्ययन एक शोध डिजाइन है जिसमें कम या लंबे समय तक एक ही चर की बार बार टिप्पणियां को शामिल किया जाता है। छद्म भाषा अनुसंधान क्या, या किसी भी प्रकार का शोध या प्रोजेक्ट का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोटका का सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि यह जो है वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। लोटका का सूत्र वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। 1926 में लोटका नियम का विकास हुआ, जिसमें क्या क्या है, तो पत्रिकाओं का प्रकीर्णन जो है ब्रैडफोर्ड लॉ से संबंधित है। साहित्य के अप्रचलन को हाफ लाइफ की संज्ञा भी दी जा सकती है क्योंकि यह पूर्ण नहीं होती, आधी होकर बंद हो जाती है। सूचना का रिसाव किसी भी प्रकार से या तकनीकी खराबी हो जाने के कारण गुप्त रूप से रखी सूचना बाहर निकलकर लोगों द्वारा बिखर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि पुस्तकालय भवन के भाग थे। किस पुस्तकालय भवन के भाग थे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये तीनों जो है नालंदा शिक्षा प्राप्ति केंद्र के भाग थे। किसके थे, नालंदा शिक्षा प्राप्ति केंद्र के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैच करना है कि ग्रीन पायलट क्या है, तो ये जर्मन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। ग्रीन पायलट क्या है, जर्मन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है। कला संपदा क्या है, तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है। कला संपदा क्या है, तो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है। गलिका क्या है, तो ये बिब्लियोथेक नेशनलेट फ्रांस में है। गलिका जो है क्या है, एक बिब्लियोथेक नेशनलेट फ्रांस का है। और सेको क्या है, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से सेको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सही सम्मिलित करके बताना है कि क्या क्या होगा। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध को हम लोग जनरल असाइन कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान और साहित्य के बीच के संबंध क्या कहलाता है, जनरल असाइन। भू राजनीति क्या कहलाता है, यह प्रभाव चिन्ह है जिसे जी से दिखाते हैं। चिकित्सा न्यायशास्त्र क्या है, तो यह झुकाव चिन्ह बी से दिखाता है। चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंध को हम लोग अंतरा पंक्ति सामान्य संबंध से दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट सम्मिलित करना है आपको। नेक्स्ट सम्मिलित में क्या क्या है कि अध्यारोपित मुक्ति क्या कहलाएगा, तो यह ब्रिटिश और भारत के बीच होता है अध्यारोपित मुक्ति। कृषि प्रधान देश जो है वो विषय मुक्ति के अंदर आता है। कृषि प्रधान देश। प्रणाली और विशेषताएं हैं जो वो बच्चों में नेत्र रोग का उपचार है। प्रणाली और विशेषताएं। स्मरण मुक्ति क्या है, तो एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग करना स्मरण मुक्ति है। नेक्स्ट आपको मैचिंग करना है, उसमें क्या क्या उसे आप ध्यान से समझिए। एक्सटेंशन क्या बताएगा, तो एक्सटेंशन में आपका डी बेस में विषय वस्तु फाइल होगा जिसमें .dbf जो है डाटाबेस फाइल को बताएगा। dbk जो है डाटाबेस बैकअप फाइल को बताएगा। dbo जो है वो कमांड एंड प्रोसीजर ऑब्जेक्ट फाइल को बताएगा। dbt जो है वो डाटाबेस मेमो फाइल को बताएगा। नेक्स्ट मैचिंग में आपका क्या है उसे ध्यान से समझिए कि हिस्टोग्राम क्या है, तो एक प्रकार का आवर्त वितरण है। बार चार्ट्स क्या है, तो यह दंड की लंबाई है। पाई चार्ट क्या है, तो वृत्त में ये आंकड़े होते हैं। और पिक्टोग्राम क्या है, तो ये साइंस एंड सिंबल्स होते हैं।
और नेक्स्ट आपका मैचिंग में क्या है उसे आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि इनवेन्यू क्या है, तो यह डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। मॉडल क्या है, तो यह कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। शेयर पॉइंट क्या है, तो यह विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली है। और PHP माई एडमिन क्या है, तो वेब डाटाबेस मैनेजमेंट है। इनवेन्यू क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। मॉडल क्या है, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। और शेयर पॉइंट क्या है, तो विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली है। और PHP माई एडमिन क्या है, तो वेब डाटाबेस मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंडा एडल्स द्वारा विकसित IE अनुभव के दौरान घटित होने वाली निम्नलिखित सूचना सामान को व्यवस्थित करें। इसको अरेंज करना है आपको कि कौन कौन से IE मॉडल के घटना सूचना के क्रम है। इसके डायरेक्ट हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं कि सेंडा एडल्स द्वारा विकसित IE अनुभव के दौरान घटित होने वाले निम्नलिखित सूचना सामान का व्यवस्थापन इस प्रकार है कि सबसे पहले स्लोपिंग होगी, फिर एग्जामिनिंग होगी, फिर कैप्चरिंग होगी, फिर रिटर्निंग होगी। क्या होगा, स्लोपिंग, एग्जामिनिंग, कैप्चरिंग और रिटर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वेब 1.0 विशेषताओं की पहचान करें। कौन सा इसमें वेब 1.0 की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें बी और सी सही है। क्या सही है, बी और सही है। वेब 1.0 की विशेषता क्या है, तो रीड ओनली कैटलॉग और प्रिंट न्यूज़लेटर मेल्ड आउट, ये इसकी विशेषता है। क्या क्या है, रीड ओनली कैटलॉग और प्रिंट न्यूज़लेटर मेल्ड आउट, ये इसकी विशेषता है। इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिए, केवल प्रसूची पढ़े, रीड ओनली कैटलॉग और भेजे गए मुद्रित न्यूज़लेटर पुस्तकालय 1.0 की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है SN, जिसे हम लोग स्कोप नोट कहते हैं, समांतर कोष में डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ बी और सी होगा। यह क्या करता है, वर्णन के समिति उपयोग को प्रदान करता है और भाव या ढांचा के संक्षिप्त विवरण देता है जिसमें पदों का उपयोग किया जाता है। SN स्कोप नोट समांतर कोष में क्या प्रदान किया जाता है, तो वर्णन के सीमित उपयोगों को प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, भाव या ढांचा के संक्षिप्त विवरण देता है जिसमें पदों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्तकारी अंक की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करें कि इनमें से कौन सी रिक्तकारी अंक की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ ए और बी होगा कि रिक्तकारी अंक की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यह दो सतत क्रमसूचक संख्याओं के बीच अंतर प्रचालनीयता में मदद करता है और पूर्ववर्ती अंक को अंक समूह में इसके अर्थ विन्यास मूल्य से वंचित करता है। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही है। देखिए क्या दिया हुआ, रिक्तकारी अंक की प्रमुख विशेषता निम्न है कि दो सतत क्रमसूचक संख्याओं के बीच अंतर प्रचालनीयता में मदद करना और पूर्ववर्ती अंक को अंक समूह में इसके अर्थ विन्यास मूल्य से वंचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है गैंग प्लैंक पद किस प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोपानिक श्रृंखला से है, स्केलर चेन से है। गैंग प्लैंक पद जो है वो सोपानिक श्रृंखला प्रशासनिक सिद्धांत से संबंध है। यह पद हेनरी फेयोल ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चर घातांकी समवृद्धि पद का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्यामितिक प्रगति। चर घातांकी समवृद्धि का पद का अर्थ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चर घातांकी समवृद्धि का अर्थ है यह हमेशा वृद्धि गुणात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को निम्नलिखित में से कौन सा खंड सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 8। कौन सा है, तो सेक्शन 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीणों के ज्ञान सशक्तिकरण के लिए 2.3 लाख पंचायत में ग्राम ज्ञान केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क है। अभिकथन कर रहा है वेब 2.0 आर्थिक सामाजिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रवृत्ति का वह अच्छा समुच्चय है जिससे सामूहिक रूप से आगामी पीढ़ी के इंटरनेट के आधार पर निर्माण होता है। अभिकथन यहाँ पे क्या है, सही है। तर्क कह रहा है यह केवल उद्यत्न प्रौद्योगिकी वजवर्ड नहीं है बल्कि एक रचनात्मक परक बल है जो पुस्तकालयों को सेवाएं प्रदान करने के नवीन तरीकों की ओर प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही है, आप देख लीजिएगा। इसका क्या दिया हुआ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैच करना है प्रदत्त संग्रह का स्रोत को हम लोग क्या किससे मैच करेंगे, प्रसूति द्वारा इसे दिखाया जाता है। प्रदत्त संग्रह का स्रोत को किसी विषय पर
साहित्यिक सामग्री के स्रोत को हम लोग ग्रंथ सूची में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? ग्रंथ सूची में। विषय अवधारणा का प्रतिनिधित्व जो है हम लोग अनुक्रमणिका के माध्यम से करते हैं। किससे करते हैं? अनुक्रमणिका के माध्यम से। किसी प्रलेख का संघनन जो है वो सार कहा जाता है। किसी प्रलेख का संघनन क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संग्रहालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ इससे आप समझ पाइएगा आसानी से। तो उसे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, जो ऑप्शन नंबर सी है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, इसकी स्थापना 1961 में हुई। फिर जाके राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1949 में हुई, और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय दिल्ली जो है वो 1961 में हुई। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय जो दिल्ली में, वो 1964 में हुई। 64 में संग्रहालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आपसे अगर पूछा गया इंडियन म्यूजियम कलकत्ता अगर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में। और फिर अगर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली पूछा गया तो 1949 में, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय पूछा गया तो 1961 में, और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पूछा गया तो 1964 में। याद रखिएगा इसके ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर साइट को चलाने वाले सॉफ्टवेयर के आधार पर बिक्री को प्रदान करने के उपलब्ध विकल्प भिन्न भिन्न होते हैं। उपभोक्ता द्वारा मीडिया विकी का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सही विकल्पों की पहचान कीजिए। इसमें सही विकल्प क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ABC होगा। क्या होगा? ABC, यानी GIS विकी के W ब्रेड क्रम्स, और BWiki, और लास्ट में आपका यूट्यूब टेक तथा फायर स्टेटस। ये तीन जो है, ये तीनों के तीनों क्या है? तो साइट को चलाने वाले सॉफ्टवेयर के आधार पर बिक्री को प्रदान करने के उपलब्ध विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेश प्रतिचयन डैश के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A और D होगा। या उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन और अप्रायिकता प्रतिचयन के रूप में माना जाता है। स्वदेश प्रतिचयन जो है ये उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन और अप्रायिकता प्रतिचयन के रूप में माना जाता है। ए और डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का अर्थ किसी भी रूप में सामग्री जिसमें शामिल हो, क्या क्या शामिल होगी उसमें? तो उसमें शामिल होना चाहिए क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए अभिलेख, प्रलेख, ज्ञापन, ईमेल और आलेख शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विचार, सलाह, प्रेस विज्ञापित, परिपत्र और प्रतिदर्श शामिल होना चाहिए। और थर्ड आपका जो है सी आदेश, कार्यपंजी और संविदा और प्रतिवेदन शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों इसमें शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट है उत्पाद का जीवन क्रम में सहायक है। क्या सहायक है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सहायक होंगे। उत्पाद का जीवन क्रम में क्या सहायक है? तो पहला है सेवा गतिविधियों के विकास के चरण विशेष के उपयुक्त विपणन रणनीतियों के निर्धारण में होना चाहिए। कालखंड में सभी उत्पादन तथा सेवाएं एक विशिष्ट पैटर्न को बनाए रखने में होना चाहिए। उत्पाद का जीवन क्रम में ये बी, ऑप्शन नंबर बी को शामिल करना है। और लास्ट आपका ऑप्शन नंबर डी है जो उत्पाद के जीवन चक्र के संबंध में होना चाहिए। ए, बी, डी इसका सही होगा। उत्पाद का जीवन क्रम में जो सहायक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो दिया हुआ है कि सेवा गतिविधियों के विकास के चरण विशेष के उपयुक्त विपणन रणनीतियों के निर्धारण में सभी उत्पादन तथा सेवाएं एक विशिष्ट पैटर्न को बनाए रखने में उत्पादन के जीवन चक्र के संबंध में उत्पाद का जीवन चक्र में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना का अधिकार विधेयक कब भारतीय संसद द्वारा अधिनियम किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 जून 2005 को अधिनियम किया गया। कब किया गया? 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है पॉडकास्टिंग जो किसी समय सूचना के प्रसार की एक अस्पष्ट पद्धति थी, वह श्रव्य विषय वस्तु चाहे वह कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हो के वितरण का मान्य माध्यम बन चुकी है। तो अभिकथन यहाँ पे पूरी तरह से सही है। तर्क क्या कह रहा है? पॉडकास्ट यद्यपि रेडियो कार्यक्रमों के समान है, मुख्यतः ऑडियो फाइलें हैं जिन्हें श्रोता अपनी सुविधा के अनुसार चला सकते हैं, जिसके लिए एक साधन का प्रयोग किया जाता है जो पोर्टेबल ब्रॉडकास्ट रिसीवर से अधिक प्रचलित हो गया है। तो तर्क भी यहाँ पे सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जिसमें ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क के बारे में दिया रहा है, आपको बताना है कौन सा सही है। अभिकथन आपसे पूछ रहा है क्या किसी विशिष्ट पहलू पर सूचना चाहने वाले उत्तरदाताओं से अधिक और स्पष्ट सूचना एकत्र करने
करने के लिए खुले प्रश्न उपयुक्त होते हैं। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है कि किसी विशिष्ट पहलू पर सूचना चाहने वाले उत्तरदाताओं से अधिक और स्पष्ट सूचना एकत्र करने के लिए खुले प्रश्न उपयुक्त होते हैं। तर्क क्या कह रहा है? खुले प्रश्न बंद विकल्प के हाँ या नहीं से परे जाने का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह किसी को अपने विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर उत्पादों को उनसे संबंधित विकसित करने वाले से सम्मिलित करना है। कि जो पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उनको किसने विकसित किया, ये आपको बताना है। ये डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर उत्पादों को उनसे संबंधित विकसित करने वाले सम्मेलन कुछ इस प्रकार है कि जेनेसिस जी4 को किसने इसका उत्पादन किया? तो पुस्तकालय स्रोत प्रबंधन प्रणाली का उत्पादन किया जेनेसिस जी4 ने। ऑटोग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का उत्पादन जो है वर्सो ने किया, और एक्स लिब्रिस का उत्पादन जो है वो एलएफ ने किया, और नव प्रवर्तन अंतरपृष्ठ का उत्पादन जो है वो मिलेनियम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गेटवेज को उनसे संबंधित विषयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो गेटवेज है उसको आपको मिलाना है एक दूसरे के साथ। तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं कि AHDS जो गेटवेज है उनको संबंधित विषय के साथ मैच कैसे करेंगे। तो AHDS क्या है? ये कला और मानविकी है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को हम लोग AHDS से डिनोट करेंगे। ALTIS क्या है? ये आतिथ्य, जिससे हम लोग हॉस्पिटैलिटी, आराम, लेज़र और खेलकूद और पर्यटन को हम लोग टूरिज्म से डिनोट करेंगे। यानी एल्टिस को आप लोग हॉस्पिटैलिटी, लेज़र और टूरिज्म से मैच कीजिएगा। नोवा गेट क्या है? इसको आप लोग वानिकी, खाद्य, पशु चिकित्सा और कृषि विज्ञान से मैच करना है। रूडी क्या है? RUDI, इसे हम लोग शहरी डिजाइन से मैच करेंगे। किससे मैच करेंगे? शहरी डिजाइन से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेटा विश्लेषण मैच करना है आपको। मेटा विश्लेषण क्या है? तो यह सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा मात्रात्मक आंकड़े हैं। मेटा विश्लेषण। अवधारणात्मक विश्लेषण क्या है? तो डेस्क शोध का सर्वाधिक सैद्धांतिक रूप शब्दावलियों और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। कौन करता है? तो अवधारणात्मक विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण क्या करता है? तो अवधारणाओं और मसलों का उल्लेख किया या नहीं किया गया है कि सीमा तक मूल्यांकन करना विषय वस्तु विश्लेषण कहलाता है। बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण क्या कहलाता है? तो रिकॉर्ड किए गए संवाद के पैटर्न के वर्णन और विश्लेषण की मात्रात्मक पद्धतियां जो है वो बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपको मैच करना है कि नामित मापनी क्या करता है? तो वस्तुओं प्रेक्षणों को वर्गीकृत करता है। नामित मापनी जो है वस्तुओं प्रेक्षणों को वर्गीकृत करता है। क्रम सूचक मापनी जो है वो घटनाओं को क्रम से रखता है और उनका संबंध दर्शाता है। अनुपात मापनी क्या करता है? तो चरों की वास्तविक मात्रा सैद्धांतिक रूप से अप्राप्य को दर्शाता है। विभेदक मापनी क्या करता है? तो मदों को श्रेणियों के अंतर्गत दर्जा देने के लिए निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट मैचिंग में आपको क्या करना है कि प्रभाव कारक क्या है? तो हाल ही के 2 वर्षों के दौरान उद्धृत को हम लोग प्रभाव कारक कहते हैं। SNIP क्या है? तो किसी क्षेत्र में उद्धरणों की संख्या पर आधारित उद्धरण को SNIP कहते हैं। तत्कालिक कारक क्या है? तो वर्तमान वर्ष के दौरान उद्धृत को हम लोग तत्कालिकता कारक कहते हैं। उद्धृत अर्धकाल खंड क्या है? तो किसी पत्रिका में लेख के उद्धरण की अवधि को हम लोग उद्धृत अर्धकाल खंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से मैच है कि व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या है? तो बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग व्यवस्थित प्रतिदर्श में रखेंगे। अस्तरित प्रतिदर्श में किसे रखेंगे? तो विषय जातीय जनसंख्या को अस्तरित प्रतिदर्श में रखेंगे। समूह प्रतिदर्श में किसे रखेंगे? तो विस्तीर्ण जनसंख्या को हम लोग समूह प्रतिदर्श में रखेंगे। और कोटा प्रतिदर्श में किसे रखेंगे? तो जनसंख्या का विशेषता द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकाधीन और सस्ता को हम लोग कोटा प्रतिदर्श में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको मैच करना है डायरेक्ट, इसके मैं आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूं कि आईबीड क्या है? तो ठीक ऊपर उल्लिखित वही संदर्भ, सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव को हम लोग आईबीड कहते हैं। LOC.CIT क्या है? तो वही पृष्ठ उल्लिखित स्थान में इन द प्लेस साइटेड को हम लोग LOC.CIT कहते हैं। OP.CIT क्या है? तो पूर्व में प्रयुक्त संदर्भ को हम लोग OP.CIT कहते हैं। और वाइड क्या है? तो देखना को हम लोग वाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटिको को किससे मिलाना है? तो प्रोटिको क्या है? तो सहभागी पुस्तकालयों के लिए लाभ निरपेक्ष डिजिटल संरक्षण सेवा है प्रोटिको। लोकस क्या है? तो लाभ निरपेक्ष सेवा जो पुस्तकालयों को डिजिटल संरक्षण के लिए ई विषय वस्तु के संग्रहण की अनुमति देता है वो लोकस है। क्लॉक्स क्या है? तो डार्क अभिलेखागार में
पांडित्यपूर्ण प्रकाशनों को संरक्षित करना है जिन तक आवश्यक स्थिति में पहुंच कायम की जाती है, उसे हम लोग क्लॉक्स कहते हैं। चौरस क्या है? तो अमेरिका के मुक्त स्रोतों का क्लियरिंग हाउस जो है वो चौरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुणात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन के लिए मानदंडों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि गुणात्मक अनुसंधानों के मूल्यांकन के लिए मानदंडों की पहचान करना है कि इनमें से कौन कौन से इसके मानदंड होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, जिसमें ए, बी और डी सही है। क्या क्या सही है? ए, बी और डी, यानी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये जो है गुणात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन के लिए मानदंड है। कौन कौन से? उद्देश्यपरकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और मान्यता होनी चाहिए। ए, बी, डी इसका सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि उद्देश्यपरकता, विश्वसनीयता और मान्यता जो है गुणात्मक अनुसंधान के मूल्यांकन के लिए मानदंड है। गुणात्मक अनुसंधान मूल्यांकन वृद्धि को प्रदर्शित करता है जबकि विभाज्यता कमी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी DOI की खोज के लिए स्रोत है? जिसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सी और डी सही है कि रजिस्ट्रेशन एजेंसियां और सर्च इंजन का उपयोग करते हुए सर्च परिणाम, ये जो है DOI की खोज के लिए स्रोत है। कौन कौन है? ऑप्शन नंबर सी और डी, रजिस्ट्रेशन एजेंसियां और सर्च इंजन का उपयोग करते हुए सर्च परिणाम। और सी और डी किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि रजिस्ट्रेशन एजेंसियां और सर्च इंजन का उपयोग करते हुए सर्च परिणाम DOI की खोज के लिए स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एलिस के सूचना खोज व्यवहार मॉडल के अनुसार गतिविधि के निम्नलिखित प्रकार के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसको अरेंज करना है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शंस पे लेके चलते हैं। एलिस के सूचना खोज व्यवहार मॉडल के अनुसार गतिविधि के प्रकारों के क्रम का व्यवस्थापन निम्न है कि सबसे पहले चैनिंग होगी, फिर ब्राउजिंग होगी, फिर विभेद करना, फिर निष्कर्षण। क्या क्या होगा? पहले चैनिंग, फिर ब्राउजिंग, फिर विभेद करना, फिर निष्कर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थगत वेब प्रौद्योगिकियां हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और सी है। क्या है? ए और सी। स्कॉस और स्पार्कल, SPARQL, स्कॉस और SPARQL जो है ये दोनों जो है अर्थगत वेब प्रौद्योगिकियां हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप समझिए। स्कॉस जिसे हम लोग सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कहते हैं और स्पार्कल अर्थगत वेब प्रौद्योगिकियां हैं, तथा AJAX का पूर्ण रूप एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट होता है। यह एक वेब तकनीक के विकास का सेट है और UTF एक बड़े स्तर पर अक्षरों को इनकोडिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन शोध की विशेषताएं हैं? आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर जो है ए और सी होगा, निर्णय लेने में सहायता करना और निष्पादन को अनुकूलतम बनाना, ये जो है प्रचालन शोध की विशेषता है। क्या है? निर्णय लेने में सहायता करना और निष्पादन को अनुकूलतम बनाना। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचित्र वितरण है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें से सी और डी इसका सही है। ज्यामितीय और पॉइसन, ज्यामितीय और पॉइसन जो है वो विचित्र वितरण है। ज्यामितीय और पॉइसन क्या है? वो विचित्र वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित के सादृश्य या सहचारी संबंध की पहचान करें। तो सहचारी संबंध की पहचान करने में कौन कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी होगा, जेनेटिक्स और कनकरेंट। जेनेटिक्स और कनकरेंट ये दोनों जो है सहचारी संबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जिसमें जेनेटिक्स और कनकरेंट सादृश्य या सहचारी संबंध है। जेनस स्पेसीज जो बायोलॉजिकल टर्म है, ये जीव विज्ञान में वर्गीकरण के समय प्रयोग किए जाते हैं और ट्रांसलेशंस किसी भी प्रकार के अनुवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अर्जन प्रणाली मॉड्यूल में मास्टर डेटाबेस के घटक हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, विक्रेता मास्टर और सामायिकता मास्टर। विक्रेता मास्टर और सामायिकता मास्टर जो है वो अर्जन प्रणाली या मॉड्यूल में मास्टर डेटाबेस के घटक हैं। बी और सी इसका राइट आंसर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें विक्रेता मास्टर और सामायिकता मास्टर अर्जन प्रणाली मॉडल में मास्टर डेटाबेस के घटक हैं। सदस्यता मास्टर की जरूरत तब होती है जब बिना पुस्तक अर्जन किए पुस्तकों का आदान प्रदान एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से यादृच्छिक न्यायादर्श के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, यानी समूह निर्दर्शन और स्तरीकृत निर्दर्शन और व्यवस्थित निदर्शन।
समूह निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन और व्यवस्थित निदर्शन, ये तीनों जो है यादृच्छिक न्यायादर्श के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि समूह निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन और व्यवस्थित निदर्शन यादृच्छिक न्यायादर्श के प्रकार हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में पहले से उद्देश्य का निर्धारण कर लिया जाता है, तब कार्य को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिखराव का एक मापन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ग माध्य मूल विचलन जो है वो बिखराव का एक मापन है। क्या है? वर्ग माध्य मूल विचलन जो है वो बिखराव का एक मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि आर किसी शब्द का रैंक है और उसकी आवृत्ति है तो आर एफ इक्वल टू सी, जिसमें सी स्थिर है, यह कौन सा नियम है? तो यह जिफ का नियम है। याद रखिएगा यह किसका नियम है? जिफ का नियम है। जिफ का नियम है आर एफ इक्वल टू सी, जहाँ आर जो है रैंक को बताएगा, एफ आवृत्ति को और सी जो है स्थिर है। यह नियम आवृत्ति को दर्शाता है। इसका 1935 तथा 1949 में विकास हुआ। ब्रैडफोर्ड्स लॉ, पहली बार इस पैटर्न को सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड ने 1934 में प्रयोग किया था और इसका जो छित्राव का नियम है, यह जो छित्राव का नियम है। लोटकाज लॉ को 1926 में लोटका ने प्रतिपादित किया। यह नियम लेखक उत्पादकता की वृद्धि को दर्शाता है। नारायण का नियम, यह एक प्रकार का व्यावसायिक नियम है जो 1991 में नारायण लॉ फॉर्म के नाम से कार्य शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओपन जर्नल सिस्टम निम्नलिखित मुक्त अभिगम मॉडल्स में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है प्लेटिनम का एक उदाहरण है। प्लेटिनम मुक्त अभिगम मॉडल सिस्टम का एक उदाहरण है। ओजीएस एक जर्नल्स प्रबंधन और प्रकाशन प्रणाली है। इसका विकास पब्लिक नॉलेज प्रोजेक्ट द्वारा हुआ। इसका आरंभ जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत 28 फरवरी 2019 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन क्या कह रहा है? व्यक्तियों के बीच ज्ञान के अंतरण के लिए सहयोगात्मक संस्कृति एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो हाँ, ये सही बता रहा है कि व्यक्तियों के बीच ज्ञान के अंतरण के लिए सहयोगात्मक संस्कृति एक महत्वपूर्ण शर्त है, इसलिए अभिकथन यहाँ पे सही है। तर्क क्या कह रहा है? ज्ञान के अंतरण के लिए व्यक्तियों को परस्पर बातचीत, एक दूसरे के साथ विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान और उन्हें साझा करने के लिए साथ में होना आवश्यक नहीं है। तो यह कहना गलत है, उन्हें साथ में होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है। आपको बताना है अभिकथन से या फिर तर्क। अभिकथन कह रहा है वे प्रयोक्ता जो ई कंटेंट की खोज को सीमित करना चाहता हो को अभिगम सुगम बनाने के लिए समकालीन पुस्तकालयों द्वारा स्टैटिक एजेड सूचियों का अपने ईआरएम सिस्टम के रूप में उपयोग करने के प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल पाया है। तो अभिकथन यहाँ पे सही कह रहा है। तर्क क्या कह रहा है? ऐसी सूचियाँ को स्थानीय रूप से अनुरक्षित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार आख्याओं की संख्या में वृद्धि के साथ यह अधिक विस्तृत और व्यापक हो जाती है, जिनका अनुरक्षण कर पाना अधिक श्रम साध्य और जटिल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा अभिकथन सही है लेकिन तर्क जो है वो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सम्मेलन करना है आपको सही वर्ड के साथ। तो पुस्तकालय वित्त क्या है? तो यह आय और व्यय के स्रोत हैं। गैर योजना अनुदान क्या है? तो यह नियमित अनुदान है। गैर आवर्ती अनुदान क्या है? तो यह भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी के लिए दी गई विधियां हैं। योजना अनुदान क्या है? तो वार्षिक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई निधियां जो है वो योजना अनुदान है। नेक्स्ट मैचिंग में आपका क्या दिया हुआ है कि नमूना क्या है? तो एक प्रकार का समूहन है। चर क्या है? यह ऊंचाई और भार को बताएगा। रेंज क्या है? यह स्कोर वितरण में अंतर बताएगा। मानक विचलन क्या है? यह चर का वर्गमूल है। मानक विचलन, चर का वर्गमूल क्या कहलाता है? मानक विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एडवर्ड जी एवांस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ अर्जित न करने वाले संगठन की विशेषताएं हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी होगा। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके जाता हूँ, वहाँ आप समझिएगा। एडवर्ड जी इवांस के अनुसार लाभ अर्जित न करने वाले संगठन की विशेषताएं निम्न है कि पहला है सेवा के विक्रय की बजाय बाह्य वित्त पोषण स्रोतों से वित्तीय स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, और तीसरा है संगठन निजी ना होकर सरकारी होते हैं, और चौथा है सरकारी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण अधिमान होना चाहिए। ये तीनों जो है एडवर्ड जी इवांस के अनुसार लाभ अर्जित न करने वाले संगठन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से रिप्रोग्राफी में उपयोग दिए जाने वाले सिल्वर हैलाइड प्रक्रिया की पहचान करें। इसमें से सिल्वर हैलाइड प्रक्रिया कौन सी है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ए, सी और डी होगा, यानी एक्सपोजर और डेवलपिंग और
रिंसिंग, एक्सपोजर डेवलपिंग और रिंसिंग जो है वो रिप्रोग्राफी में उपयोग दिया जाने वाला सिल्वर हैलाइड प्रक्रिया है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि एक्सपोजर डेवलपिंग और रिसिंग रिप्रोग्राफी में उपयोग दिए जाने वाला सिल्वर हैलाइड की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ज्ञान के विश्व से इसकी व्युत्पत्ति का आधार तैयार करने वाले अनुवर्ती विशेषताओं की संख्या को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग वर्ग का क्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्ग का क्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोटका का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक पत्रों की दृष्टि से लेखकों की उत्पादकता जो है वो लोटका का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्च वेग, जटिल और परिवर्तनशील डेटा की बड़ी मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उसे बिग डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग डेटा। बिग डेटा को उच्च वेग, जटिल और परिवर्तनशील डेटा कहा जाता है, जबकि सेमेंटिक डाटा विवरणात्मक, संरचनात्मक, उच्च स्तर सिमेटिक आधारित डाटाबेस है। लिंक डाटा एक संरचनात्मक डाटा है जिसका अन्य डाटा के साथ इंटरलिंक्ड होता है, जो अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्च वेग, जटिल और परिवर्तनशील डाटा की बड़ी मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, उसे बिग डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सोनी ने पहला ब्लू रे डिस्क प्रोटोटाइप का अनावरण किया था, कब किया था? तो अक्टूबर 2000 में किया था। अक्टूबर 2000 में सोनी ने पहला ब्लू रे डिस्क प्रोटोटाइप का अनावरण किया था। ब्लू रे डिस्क को ब्लू रे या बीडी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसका प्रतिपादन सोनी द्वारा किया गया। यह उग्र क्षमता वाली वीडियो और डाटा को संग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है। किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? तो यह जो है ये न्यूज़ डाइजेस्ट है। यह क्या एक प्रकार का न्यूज़ डाइजेस्ट है। न्यूज़ डाइजेस्ट ही किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है। न्यूज़ डाइजेस्ट के द्वारा नवीन विश्व घटनाओं को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर अथवा नीचे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग वर्ड रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ड रैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है, किस पे ध्यान केंद्रित करती है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, जो एकल नवीन घटना होती है उस पर क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक जो है ध्यान केंद्रित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डैश सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन है, कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है विच्छेदन। विच्छेदन जो है वो सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि विच्छेदन सत्ता जगत को समकक्ष स्तर में भागों में विभाजित करता है, जबकि लेमिनेशन, डेनुडेशन तथा सुपर इम्पोजिशन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ट्रंकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है, किस में होती है? तो खोज निरूपण में अनुप्रयुक्त होती है ट्रंकेशन संकल्पना। खोज निरूपण के लिए ट्रंकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है। यह एक खोज तकनीक है जिसका प्रयोग डेटाबेसेस में किया जाता है। ट्रंकेशन में निम्न संकेत सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टार, क्वेश्चन मार्क तथा डॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का एक साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? डेटा इंडिया। डेटा इंडिया जो है पुस्तक चयन का साधन नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है आप उसे ध्यान से समझिए। इसके डिस्क्रिप्शंस को मैं बताता हूँ क्या है। डेटा इंडिया पुस्तक चयन का साधन नहीं है, जबकि बुक्स इन प्रिंट, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट एंड पब्लिशर्स वीकली पुस्तक चयन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। आज इतना ही मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक्स मिलेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।